નમસ્કાર. આજે આપણે સેક્યુલર લોકશાહી આંદોલન ગુરુવારે મીટિંગને બધાનું સ્વાગત છે. આપણે ચર્ચા કરવાના છે યુનિફોર્મ સિવિલ કોડ. આવતીકાલે લો કમિશનને આપણે સજેશન મોકલવાના છે. પ્રકાશભાઈ હાજર છે અને સિટીઝન રેસ્પોન્સ આપણે જે છે આપણે મોકલીશું. પણ બધાને આપણા એમએસટીના બધા જે જોનારા માણસ સાંભળનારા માણસો બધા ઓલ ઓવર इंडिया मैंने ऑल ओवर आउट ऑफ गुजरात પણ થઈ રહ્યા છે, એટલા માટે આપણે हिंदी में बात करीશું. आज हम लोग यूनिफॉर्म सिविल कोड के ऊपर चर्चा करेंगे. कल चर्चा नहीं करेंगे. लॉ कमीशन ने जो मांगा है सजेशंस, कल उसका लास्ट डे है. हम कुछ उसके बारे में हम सजेशन सिटीजन्स की तरफ से देंगे. हमारे कन्वीनर प्रकाश भाई शाह उपस्थित हैं. उनके हाजिरी में ये मीटिंग होगी. उनके हाजिरी में सजेशन भेजा जाएगा. तो यूनिफॉर्म सिविल कोड तो पूरा एकदम चर्चा कितना अभी ऑल ओवर इंडिया में चर्चा हो रहा है और काफ़ी मीडिया में भी चर्चा हो रहा है. तरह तरह का ओपिनियन आ रहा है. 15 दिन पहले तो प्रकाश भाई ने दिव्य भास्कर में उसके बारे में जो बात बोले थे, एक्चुअली वही तो मुद्दा ही है कि यूनिफॉर्म सिविल कोड को अमल करने के लिए हमको तो हमारा देश का जो सारे रिलीजन जो है, कल्चर जो है, ट्रेडिशन जो है, ये सारे चीज़ को समझना भी है. इसको समझे बगैर हम इसको खाली अमल करेंगे तो कैसा होगा. उन्होंने इस टोन पे उनको चर्चा उन्होंने रखा था. आज यही इसी तरह चर्चा हो रहा है. पेपर में चिदम्बरम साहब ने भी लिखा. अभी हमारे जो जावेद आनंद भी हैं इंडियन एक्सप्रेस में लिखे. और अभी कुछ दिन पहले आवाज़ में भी चर्चा हुआ था. काफ़ी लोगों ने वहाँ भी डिस्कशन हुआ. कुछ सजेशंस भी आए, कुछ सजेशन तैयार भी हुए हैं. आज भी कुछ सजेशन तैयार हुए हैं. इसके सारे जो मुद्दा जो है, इस मुद्दा को लेकर आज ये मीनाक्षी बहन जो हाजिर थी आवाज़ के मीटिंग में, नीता बहन भी थी, तो मीनाक्षी बहन वो सारे बात को रखेंगे. और ये सारे बात को लेकर आज हम सजेशन जो है आज ही हम तय कर लेंगे और कल इसको भेज देंगे. तो इसीलिए ये चर्चा जो है आज ये यूनिफॉर्म सिविल कोड से पता चला कि भारत एक देश है, लेकिन कितने हमारे देश के अंदर में कितना रिलीजन है, कितना मल्टीकल्चरलिज्म है, कितने प्रैक्टिसेस है, हम दूसरों को कितने जानते हैं. तो इसके लिए इतना जल्दीबाजी क्या है भाई. इतना जल्दीबाजी करने की क्या जरूरत है. ऐसे ही बात हर कोने से आ रहा है. इवन मुझे लगता है कि आरएसएस के बड़ा जो हैं वो भी बोल रहे हैं कि इतना जल्दीबाजी क्या जरूरत है. शायद जल्दीबाजी के कारण कुछ हो सकता है. शायद कुछ लोग कहते हैं इलेक्शन आ रहा है इसीलिए शायद होगा. तो एनीवे, लेकिन हमको चर्चा करना जरूरी है. और ये चर्चा हमारा सजेशन अभी हम देंगे और लगता है कि हमारी बात जो है लॉ कमीशन ध्यान देंगे. अभी मैं मीनाक्षी बहन को कहता हूँ कि वो अपनी बात को रजुआत करें. नमस्कार. यूनिफॉर्म सिविल कोड के बारे में मूवमेंट फॉर सेकुलर डेमोक्रेसी की ओर से मुझे जो आज बात रखने का मौका मिला है उसके लिए मूवमेंट फॉर सेकुलर डेमोक्रेसी का मैं धन्यवाद अदा करती हूँ. लास्ट वीक मतलब बुधवार को हम लोग मिले थे जब आवाज़ में, तो प्रोफेसर कारिया साहब, डॉक्टर अमीबेन याग्निक जो हमारे हाई कोर्ट के एडवोकेट और खुद पार्लियामेंटेरियन है, और डॉक्टर जकिया सोमन, और काफ़ी लोग उसमें पार्टिसिपेट किए थे. और ये यूनिफॉर्म सिविल कोड की जो बात है, ऐसे देखा जाए तो कोई नई बात नहीं है. हमारा 21st लॉ कमीशन था, वो कमीशन ने बात को प्रपोज किया था और काफ़ी लोगों ने वो टाइम पे भी अपने ओपिनियन और सजेशंस दिए थे. यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात मुझे याद है, वहाँ तक हम लोग पॉलिटिकल साइंस के स्टूडेंट के रूप में कॉन्स्टिट्यूशन की बात होती थी. गाइडिंग प्रिंसिपल्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन मतलब मार्गदर्शक सिद्धांत या नीति विषयक सिद्धांत की जब बात होती थी तो ये बात आती थी. ये एक कोई नई बात नहीं है, पर
अभी जो उठा रहे हैं बात, तो लगता है कि अभी जो बात उठ रही है उसमें सीधा ऐसा पूछा जा रहा है, आप तरफदार है यूसीसी के या आप खिलाफ है। मतलब ये जो बात है, ये यूसीसी यूनिफॉर्म सिविल कोड हमारे देश में, उसमें कोई ऐसा स्टैंड नहीं ले सकते कि सिर्फ तरफदारी या सिर्फ खिलाफ की बात। तो ये अभी जो रखा जा रहा है पूरे पॉलिटिकल एरेना में, और जो डिस्कशन हो रहे हैं, जब हम बात कर रहे हैं तब जो रिपोर्ट आया है अखबार में 46 लाख सजेशंस आ गए लॉ कमीशन के पास। मुझे याद है जस्टिस वर्मा कमेटी के पास जो सजेशंस आए थे 1 महीने के अंदर, वो 83,000 तक थे, जो महिलाओं के सम्मान को लेकर सबसे अहम परिस्थिति वो समय थी और अहम सजेशंस थे। अभी 46 लाख सजेशन का मतलब क्या हो सकता है? मतलब बहुत अजीब बात लग रही है, पर अखबार की रिपोर्ट बोल रहे हैं कि 46 लाख सजेशंस लॉ कमीशन को पहुंच गया है। कल लास्ट डे है, पूरा 1 महीना भी हमें नहीं मिला है इसके बारे में बहस करने का, इसके बारे में ओपनली फ्रीली। और पूरे देश की जो डाइवर्सिटी है वो सिर्फ कल्चरल नहीं है, एथनिक डाइवर्सिटी है, बहुत सारे ये जो ब्रॉड हिंदू जो हम बोलते हैं उसमें भी कितना अंदर अंदर, कितना डीपली, कितना डिटेल में, कितना कॉम्प्लेक्सिटी है, शायद लॉ कमीशन जैसे एड्रेस कर रहा है, क्या वो जानते नहीं है? एक सवाल हो सकता है। तो यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात, देश में तो जब से इंडिपेंडेंस आया तब से इंडियन पिनल कोड जो क्रिमिनल लॉज है वो तो एक ही है, सबके लिए लागू होते हैं। वो एक अपवाद रूप में हमें याद है शाहबानो का केस हुआ, उसमें 125 क्रिमिनल प्रोसीजर कोड का जो कलम है वीमेन का मेंटेनेंस को लेके, उसमें बदलाव किया गया, वो बहुत ही दुखद था। उसको वो समय पे भी हम लोग जो थे, हम लोगों ने उसका विरोध किया था, हमने उसको बोला था, हमें कंडेमेशन किया था और उसको वायोलेशन ऑफ वीमेन्स राइट्स कहा था। तो यूनिफॉर्म सिविल कोड की जब बात चल रही है तो प्राइम मिनिस्टर बोल रहे हैं हमारे जैसे प्रोग्रेसिव डेमोक्रेटिक माइंडेड जो प्रोग्रेसिव मुस्लिम लोग हैं, पूरे देश में प्रोग्रेसिव डेमोक्रेटिक माइंडेड लोग हैं, वो और प्राइम मिनिस्टर जैसे साथ में खड़े हैं ऐसा दिखता है। पर सही में ऐसा है क्या? सही में ऐसा इसलिए नहीं है कि हम जो प्रोग्रेसिव डेमोक्रेटिक माइंडेड लोग हैं, हम चाहते हैं कि इसका ठीक से बहस हो, इसके बारे में ठीक से सीरियस डिस्कशन हो और एक्सचेंजेस हो और एक आउटलाइन। अभी जो सजेशंस मांगे गए हैं, एक अजीब बात भी है कि सजेशंस किसके आधार पे दे, क्योंकि कोई ड्राफ्ट नहीं रखा गया है। अगर कोई ड्राफ्ट रखा गया होता कि यूनिफॉर्मिटी किस में, तो एक तो ड्राफ्ट रखा नहीं गया है कि सिविल लॉज जो है उसमें यूनिफॉर्मिटी के बारे में लॉ कमीशन का क्या राय है और उस पे हम सजेशंस दे सकते हैं। पर कोई ड्राफ्ट हमारे पास नहीं है। अभी हम सजेशन दे तो किसका दे, ये भी एक बहुत बड़ा सवाल है, बहुत अहम सवाल है। फिर भी ये डिस्कशन हो रहा है, तो एज अ सिटीजन्स ऑफ दिस कंट्री, कंसर्न सिटीजन्स, प्रोग्रेसिव एंड डेमोक्रेटिक माइंडेड सिटीजन्स के रूप में हम जरूर हमारी बात रखना चाहेंगे, उसमें कोई शक नहीं है। तो यूनिफॉर्मिटी, एक बात हमें जो पूरा क्लियरली जानना समझना चाहिए कि यूनिफॉर्मिटी, यूनिफॉर्म सिविल कोड जो है ना, वो कॉमन सिविल कोड नहीं है। एक बात एकदम साफ हमें समझना चाहिए। काफी लोग यूनिफॉर्म सिविल कोड और कॉमन सिविल कोड को एक साथ पेश करते हैं। ये कॉमन सिविल कोड और यूनिफॉर्म सिविल कोड दोनों डिफरेंट चीज है। अभी कुछ लोग बोल रहे हैं कि नहीं, आप जो जैसे हिंदुओं में शादी होती है, कोई मंदिर में भी करते हैं, कोई महाराज से बुला के भी करते हैं, उसका मतलब एक जो धार्मिक विधि विधान जो हम बोलते हैं उसके हिसाब से करते हैं, और स्पेशल मैरिज एक्ट जो रजिस्ट्रेशन है उसके तहत भी होते हैं। तो ये सब मान्य है। ये हमारा कॉन्स्टिट्यूशन जब बना तो बोला गया कि कस्टम इज ऑल्सो लॉ। तो अभी ये कस्टम है, तो हमारे देश में बहुत भिन्न भिन्न प्रकार के कस्टम है। उसका कारण क्या है? सिविल लॉज जो बनते हैं या जो ये सिविल प्रैक्टिसेस है, उसमें जो मैरिज एंड डिवोर्स है, उसमें सक्सेशन मतलब उसका विरासत में क्या देंगे, एडॉप्शन,
और ये मेंटेनेंस और ये 4 सिविल मूल बात है उसमें आती है। मतलब ये नागरिक जीवन की बातें हैं और वो कैसे इवॉल्व होती है, वो कैसे शेप लेती है। हर कोई समाज जहाँ रहता है, ज्योग्राफिकल कंडीशन, उसका कल्चरल ये, फिर उन पे किसने रूल किया है, कौन आए थे और किसने अपनी रूलिंग प्रैक्टिसेस को भी इन्फ्लुएंस किया है लोगों पे, उस पे निर्भर करता है। क्रिमिनल प्रोसीजर कोड को लेके हमारा कोई दो राय नहीं है, एक ही है। तो ये इसको लेके हम इतना हल्ला गुल्ला कर रहे हैं। मान लीजिए बिल्किस बानो पे रेप हुआ, वो कन्विक्ट हो गए और विक्टिम बिल्किस बानो रेप विक्टिम है और रेपिस्ट जो है उनको रिहा कर दिया गया। तो ये तो क्रिमिनल प्रोसीजर एक्ट जो है जिसमें कन्विक्शन है, फिर उन ये जो प्राइम मिनिस्टर बोलते हैं मुस्लिम बहनों बेटियों की वो चिंता करते हैं, तो हमारे बिल्किस बानो के लिए उनको चिंता नहीं हुई। तो अगर ये लॉ था ही है ही, तो रेसलर्स का जो आंदोलन चला महिला रेसलर्स का, तो उनको क्यों न्याय नहीं मिला जो जल्दी मिलना चाहिए? वो तो मुस्लिम महिला बेटियां भी नहीं थी, वो तो हिंदू महिला बेटियां ही थी। कानून भी पास किया है हमने, फिर भी उनको न्याय नहीं मिला। तो ये जो बात है जेंडर जस्टिस और पैरिटी के नाम पे जो आर्ग्यूमेंट हो रही है, ये जो डाइकोटोमी है, जो कॉन्ट्राडिक्शन है, उसकी और भी आप सब लोगों का ध्यान में आकर्षित करना चाहती हूँ कि क्या लॉ, सिविल लॉज यूनिफॉर्म नहीं है इसलिए महिलाओं से इनजस्टिस हो रहा है? क्या यूनिफॉर्म सिविल कोड आ जाने से महिलाओं को जस्टिस मिल जाएगा? इसका कोई गारंटी नहीं। मैं एक एग्जांपल देना चाहती हूँ। हमारे देश में एक राज्य ऐसा भी है जहाँ यूनिफॉर्म सिविल कोड है। आप बोलेंगे हो ही नहीं सकता, है, गोवा में है। अच्छा, हमारे बहुत जाना माना अखबार है इंग्लिश में जो निकलता है, उसमें एक महिला कॉलमिस्ट बहुत जाने माने, उन्होंने लिखा है कि हमारा गोवा का एक्सपीरियंस देखिए भाई, आप भ्रम में मत रहिए कि यूनिफॉर्म सिविल कोड आने से ही महिला जेंडर जस्टिस कायम हो जाएगा। जेंडर जस्टिस कायम नहीं हो सकता है टोटालिटी में जब तक पेट्रियार्कल सोसाइटी एबोलिश नहीं होती है। उन्होंने काफी एग्जाम्पल दिए और उसका एक एग्जाम्पल ये है कि वहाँ मैरिज रजिस्ट्रेशन एक्ट, जो एक्ट काफी सालों से है, पर आज कौन मैरिज रजिस्ट्रेशन एक्ट का ये करते हैं लोग? जो परदेश जाना चाहते हैं, जो प्रूफ चाहिए, मतलब अपने एक लीगल जरूरत पे, नहीं कि वो उसमें विश्वास करते हैं। तो अगर आप जो प्रोसेस कर रहे हैं सिविल लॉज को बदलने के लिए, सिविल कोड को यूनिफॉर्म करने के लिए, तो आप लोगों से डायलॉग नहीं करेंगे, लोगों को कन्विंस नहीं करेंगे, लोगों के साथ वो समय की नई जरूरत के बारे में आप डिस्कस नहीं करेंगे ओपनली, विदाउट एनी पॉलिटिकल माइलेज या पॉलिटिकल वोट बैंक या आने वाला इलेक्शन को मद्देनजर नहीं दे रखते हुए, अगर आप सीरियसली ये बात करना चाहते हैं, तो आप 1 महीने का ही समय क्यों मिला? 21वां लॉ कमीशन जो बोल रहा था कि कहीं ऐसा ना हो जाए कि हमें चाहिए यूनिफॉर्म सिविल कोड चाहिए, डेफिनेटली गाइडिंग प्रिंसिपल आर्टिकल 44 में लिखा हुआ है। गाइडिंग प्रिंसिपल के जो चौथा चैप्टर है उसमें तो बहुत सारा गाइडिंग प्रिंसिपल्स है। उसमें वो भी है कि हमारे देश में जो इनइक्वालिटी है, इंक्लूडिंग सोशल एंड इकोनॉमिक, वो इनइक्वालिटी को स्टेट वाइप आउट करने की या मिनिमाइज करने की कोशिश करेंगे। उसमें वो भी लिखा है कि जो वर्किंग क्लास के लोग हैं उनको लिविंग वेज जो है वो मिले, उसके लिए स्टेट काम करेगा। तो बहुत सारे चैप्टर, जो चौथा है, 4th है, उसमें आर्टिकल, काफी आर्टिकल्स है, पूरा एक चैप्टर दिया गया है गाइडिंग प्रिंसिपल को लेके कॉन्स्टिट्यूशन में। तो उसको क्यों फॉलो नहीं करते? उसके लिए क्यों इतना इंतजार ही नहीं है? उसके लिए क्यों इतना बहस, और कभी पब्लिक डोमेन में उसकी डिस्कशन होती ही नहीं है? आज हमारे देश का जो इकोनॉमिक इनइक्वालिटी का जो गैप है पूरे दुनिया में सबसे ज्यादा है। आज 2000 कमाने वाले लोग हैं महीने में और 1 घंटे में 1 लाख कमाने वाले लोग हैं। तो ये जो पैरिटी है, ये जो इनइक्वालिटी है, उसके बारे में कभी बहस नहीं होता है। उसका मतलब ये है यूनिफॉर्म सिविल कोड का जो बहस अभी चल रहा है उसमें लगता है कि वो इंटेंशनली चलाया जा रहा है। वो बात एकदम साफ है, उसमें कोई शक नहीं रहा। अचानक 1 महीने का समय दिया गया,
सबसे सजेशंस मांगे गए और स्वाभाविक है सब लोग सजेशंस देना चाहेंगे, उसमें कोई शक नहीं है। हम याद करें कॉन्स्टिट्यूशन एडॉप्शन के बाद का जो समय है था हमारे देश में 19 पहली जो पार्लियामेंट इलेक्टेड गवर्नमेंट बनी, उससे पहले तो इलेक्शन ही 1952 में हुए। पर उसके पहले मैं थोड़ा पीछे हिस्ट्री में जाना चाहूंगी कि ब्रिटिश इंडिया में जो इंटरकास्ट मैरिज को लेके 1908 में हमारे बड़ौदा स्टेट के सयाजीराव गायकवाड़ ने इंटर हिंदू उसमें भी बहुत ये है ना, हिंदू तो एक होमोजीनियस कोई ये नहीं है, तो इंटर मैरिज हो सकते, इंटरफेथ मैरिजेस को हिंदू आइडेंटिटी लूज किए बिना आप कर सकते, ऐसा प्रोविजन पहली बार हमारे देश में हुआ। फिर कोल्हापुर के छत्रपति शाहू जी महाराज जो भी काफी रिफॉर्म में मानने वाले थे, उन्होंने ये प्रोविजन किया। और 1918 में किसने इनिशिएटिव लिया? हमारे विट्ठल भाई पटेल ने, हमारे सरदार पटेल के बड़े भाई ने। उन्होंने प्रपोज किया कि ऑल इंडिया में हिंदुओं में इंटर कास्ट मैरिजेस होने चाहिए। तो ये ऑल इंडिया के लिए उनका प्रपोजल था। बहुत दुख की बात है कि उसका विरोध किया हमारे पंडित मदन मोहन मालवीय जी और गांधी जी ने भी विरोध किया। पर विट्ठल भाई पटेल ने इनिशिएटिव लिया था। गुजरात के हमारे हम काफी उनको भूल चुके हैं, ये हो चुका है, पर उनका ये इनिशिएटिव 1918 में पहला आया था। और आफ्टर इंडिपेंडेंस 52 से 56 58 तक काफी हिंदू सिविल कोड बदले गए। कि कैसे बदले गए, उसका बहुत विरोध हुआ था। ये नहीं कि इतना आसान नहीं था हमारे देश में बदलना, पर बदला गया। काफी लोग ये बात नहीं जानते हैं कि बिफोर इंडिपेंडेंस हिंदू लोग भी एक से ज्यादा शादियां करते थे। हमारे देश में हिंदू मैरिज एक्ट आया 55 में, वो ही टाइम ये रिस्ट्रिक्शन हुआ। उससे पहले हमारे यहाँ ये नहीं था। काफी लोग ये बात नहीं जानते। तो लोग सोचते हैं कि यूनिफॉर्म सिविल कोड आ जाएगा तो ये मुस्लिम लोग जो 4 शादियां करते हैं उन पे रोक लग जाएगा। वही एक मेन डिस्कशन का एजेंडा है। पर जो सर्वे हुआ है, जो डेटा बाहर आया है, उसमें हिंदू पुरुष जो ज्यादा शादियां वाले हैं, एक से ज्यादा पत्नियां रखने वाले हिंदू पुरुष की संख्या 1.6 और समथिंग है और मुसलमानों में 1.9 है। कोई बहुत बड़ा फर्क है, ये हम मानना हमारा गलत फहमी है। तो ये जो 4 शादियां वाली बात जो हमारे यहाँ बहुत पॉपुलर है, और वही बात हम करते हैं बार बार। यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात आती है तो वो बात मूल हो जाती है, पर वो मूल बात, उसका फायदा सबसे ज्यादा हिंदू पुरुष कन्वर्जन रिलीजन बदल के शादी करते हैं। दूसरी बात जो है कि इस्लाम में जो बात है कि मैरिज एज अ कॉन्ट्रैक्ट एक्सेप्ट हुआ है, जो हिंदू रिलीजन में नहीं था। जो बाद में हिंदू कोड बिल में जो बदलाव लाए बाबा साहेब आम्बेडकर और जवाहरलाल नेहरू ने, जो उसके लिए जद्दोजहद किया, उसके कारण वो बदलाव आया और हमने भी उसको एक कॉन्ट्रैक्ट के रूप में माना। हमारा जो धार्मिक विधि विधान है वो तो 7 भव की बात करते हैं। मैं तो हंसती भी हूँ, बाबा 1-2 घंटा भी नहीं रह सकते वो इंसान के 7 भव की बात कैसे हो सकती है? पर ये है, और इसलिए काफी महिलाओं का जीवन ऐसे ही खत्म भी होता है, जिसकी बात हम जानते ही नहीं है। सिर्फ मुस्लिम महिलाओं के साथ इनजस्टिस होता है ऐसा नहीं, हिंदू महिलाओं के साथ भी कितने सारे इनजस्टिस होते हैं, हमने कभी बारीकी से देखा ही नहीं है। हिंदू कोड बिल में इतना बदलाव के बावजूद भी जो जेंडर जस्टिस है, उसमें काफी लूप होल्स है। हमारे यहाँ मैरिज हो जाए, फिर प्रॉपर्टी का जो अधिकार है, वो डिसीजन मेकर वो तो पुरुष है। जॉइंट प्रॉपर्टी है, उसका डिसीजन महिला इनिशिएट नहीं कर सकती उसका डिसीजन लेने के लिए। ये बात तो हमारे यहाँ है, तो जेंडर इनजस्टिस नहीं हुआ। एडॉप्शन की भी जो बात है, उसमें भी जो कोर्ट में भी जो केस जाता है, तो कोर्ट वो देखता है कि इकोनॉमिक कंडीशन कैसी होती है। और हम जानते हैं कि हमारे यहाँ महिलाओं को ब्रेड विनर के रूप में अभी तक भी नहीं देखा गया है, तो वो पुरुष की इकोनॉमिक कंडीशन ही ज्यादा निर्भर करती है। तो कोर्ट का ये बात पेट्रियार्कल सोसाइटी
का रूट कॉज को देखे बिना सिर्फ यूनिफॉर्म सिविल कोड आ जाएगा तो जेंडर जस्टिस हो जाएगा, इसका ये डिस्कशन एकदम बेसलेस और यूजलेस है। कैसे हो सकता है हमारे देश में सचमुच यूनिफॉर्म सिविल कोड लाना? अगर हम चाहते हैं तो एक एटमॉस्फेयर हम खड़ा करें। हमारे नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट और दूसरे आदिवासी पॉपुलेशन वाले एरिया में हमने एक स्पेशल प्रोविजन किया है उनके लिए, जैसे आसाम में, त्रिपुरा में, मेघालय में, मिजोरम में, बहुत सारे राज्यों में हमने उनको प्रोटेक्शन दिया है। ये 370 आर्टिकल ही हमें सब याद है, पर 371A, 371B, 371C, 371F, क्या उसको हम एबोलिश कर देंगे? अगर ये प्रोविजन हमने प्रोटेक्शन के लिए किया है, वो प्रोटेक्शन सिर्फ उनके लैंड राइट्स को ही नहीं है, उनकी अलग आइडेंटिटी को लेके भी ये प्रोटेक्शन है। तो यूनिफॉर्म सिविल कोड तो अभी क्या चल रहा है बहस कि उनको हम एग्जेम्प्ट कर देंगे, अभी वो चल रहा है। हमारे शायद होम मिनिस्टर ने वो बात बताई कि उनको तो एग्जेम्प्ट कर देंगे, क्योंकि वहां तो डिस्कशन चलने लगा कि हम लोग तो ये नहीं ये करेंगे। प्रोटेस्ट होने लगे हैं, काफी एरिया में प्रोटेस्ट हो रहे हैं, खास करके आदिवासी बहुल विस्तार में बहुत जोर शोर से प्रोटेस्ट हो रहा है। और ये बात भूलिए मत, छत्तीसगढ़ और झारखंड के आदिवासी बहुल विस्तार भी ये प्रोटेक्शन मांग कर रहे हैं। अभी हमने दिया नहीं है, देना होगा शायद। अगर ये लॉजिक यहाँ है 371A और B और C एंड F का, तो झारखंड और छत्तीसगढ़ में क्यों नहीं? कल हमारे डांग के हमारे जो चुने गए MLA हैं, उन्होंने आपको बोल दिया कि आप सपोर्ट कर रहे हैं तो हम लोग निकल जाएंगे। तो ये यूनिफॉर्म सिविल कोड की जो बात जरूर चलनी चाहिए, उसमें कोई शक नहीं है। हम सब लोग, फिर से मैं बता रही हूँ कि हम सब प्रोग्रेसिव डेमोक्रेटिक माइंडेड लोग, हम चाहते हैं कि यूनिफॉर्म सिविल कोड हो, जेंडर जस्टिस हो, कोई भी महिला और बच्चों के साथ इनजस्टिस ना हो। पर ऐसे कितने क्रिमिनल लॉज हम नए लाए हैं, जैसे डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट, उसको कोई अक्रॉस द कास्ट, क्रीड, रिलीजन सबको अप्लाई होता है। पर डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट जो 2005 है, उसका इम्प्लीमेंटेशन ही नहीं है। पॉक्सो जो हम लाए, उसमें कोई कास्ट की बात नहीं, कोई क्रीड की बात नहीं, कोई रिलीजन की बात नहीं, वो तो जेंडर जस्टिस की बात है, उसका इम्प्लीमेंटेशन नहीं है। ये जो पॉक्सो के बाद जो पॉश है, सेक्सुअल हैरेसमेंट एक्ट एट वर्क प्लेस, उसमें कोई बात नहीं है कि एक कास्ट वाला नहीं कर सकता ये, या एक क्रीड वाला या क्या रिलीजन वाले, किसी को उसमें बख्शा नहीं गया है, उसमें सब लोग हैं। तो ये जो नए लॉज हम लाए क्रिमिनल प्रोसीजर एक्ट में, तो उसका इम्प्लीमेंटेशन क्यों नहीं कर रहे? अगर जेंडर जस्टिस के लिए हम सीरियस है तो इसका क्यों इम्प्लीमेंट? पॉक्सो का सबको पता है, अभी जो हुआ रेसलर, वो एक माइनॉर रेसलर ने भी कंप्लेन किया था, अरेस्ट नहीं हुआ वो भाई साहब का। वो जो रूलिंग पार्टी के MP है, वो बहुत बड़े बाहुबली है और वो मोर देन 50 एजुकेशनल इंस्टीट्यूट चला रहे हैं। वहां बच्चियों का हाल क्या होता होगा, वो सोच के ही डर लगता है। तो क्या उनके खिलाफ एक्शन नहीं लेने चाहिए? तो पॉक्सो या डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट या सेक्सुअल हैरेसमेंट एट वर्क प्लेस और दूसरे बहुत सारे कानून हम जो लाए, उसमें कोई बात नहीं थी कास्ट की या रिलीजन की। उसका इम्प्लीमेंटेशन को लेके गवर्नमेंट जरा भी सीरियस नहीं है। उसमें ए गवर्नमेंट मतलब ए रूलिंग पार्टी या वो रूलिंग पार्टी, मैं बोल रही हूँ हर कोई रूलिंग पार्टी इज नॉन सीरियस अबाउट जेंडर जस्टिस। निर्भया का हमें याद है, जस्टिस वर्मा कमेटी के रिकमेंडेशंस को इम्प्लीमेंट ही नहीं किया गई इन टोटालिटी। जस्टिस वर्मा कमेटी के रिकमेंडेशन में बोला गया था, इलेक्शन कमीशन को डायरेक्शन दिया गया था, इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव अगर ऐसे क्राइम में पकड़े जाते, उनका सांसदशिप बंद रद्द कर दो, डिक्लेयर हिम और हर डिस्क्वालीफाई। कहाँ हो रहा है? ये क्यों नहीं कर रहे? इलेक्शन कमीशन क्यों इसको नहीं एक ध्यान पे ले रही है? जस्टिस वर्मा कमेटी ने बोला था कि पुलिस के 2 फोर्स होने चाहिए, एक है लॉ एंड ऑर्डर वाले और एक है जेंडर जस्टिस और बच्चों के लिए काम करने वाले पुलिस फोर्स अलग होने चाहिए, जिनका ओरिएंटेशन, जिनका सेंसिटाइजेशन एकदम डिफरेंट होगा। और पुलिस का ट्रांसफर के लिए इंडिपेंडेंट ऑटोनॉमस पुलिस कमीशन चाहिए। ये डराना, धमकाना, पुलिस को प्रेशराइज करना, जेंडर जस्टिस को वायोलेट करना,
ये क्यों हो रहा है हमारे देश में? तो जस्टिस वर्मा कमेटी के रिकमेंडेशंस को भी अगर लॉ कमीशन ने देखा होता तो मुझे लगता है कि यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेके इतना हल्ला गुल्ला करने की जरूरत नहीं थी। तो ये जो 21st लॉ कमीशन आया उसने अच्छी तरह से बताया था। फिर अचानक ये 22वां जो लॉ कमीशन आया उसको अचानक लगा कि 5 साल में बदल गया। 21वां जो लॉ कमीशन था उसने बोला था कि इसमें जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए, इसमें परसुएशन, डायलॉग और सब स्टेक होल्डर के साथ डिस्कशन करके उनका ओपिनियन को कंसीडर करते हुए पर्टिकुलर ज्योग्राफिकल सिचुएशन, पर्टिकुलर कम्युनिटी का जो बैकग्राउंड है, पर्टिकुलर एरिया में जो सोशल कल्चरल माहौल है और उसके आसपास का जो एरिया है उसका जो इन्फ्लुएंस है उसको देखते हुए हमें इसके इम्प्लीमेंटेशन के लिए काम करना चाहिए। और उन्होंने बोला 21st लॉ कमीशन ने कि हमारा यूनिफॉर्मिटी का इतना इंसिस्टेंस ना हो जाए कि हमारे देश की टेरिटोरियल इंटीग्रिटी पे हमला हो जाए। मतलब अगर आप इतना यूनिफॉर्मिटी की बात करते हैं तो लोग आपसे नाराज होके दूसरे तरह के प्रोटेस्ट और दूसरे तरह के ट्रेंड चल सकते हैं। तो इसलिए एग्जेम्पशन दे दिया आदिवासियों को। फिर 1 नेशन 1 लॉ की कहाँ बात रही? ये एक स्लोगन है, 1 नेशन 1 टैक्स, वो नहीं है, वो भी हम जानते हैं। 1 नेशन 1 लॉ वो भी एक हॉक्स है, वो सही में उसका इम्प्लीमेंटेशन होना करना बहुत मुश्किल है। और वो कौन कर सकते हैं? आफ्टर इंडिपेंडेंस जो हमने हिंदू कोड बिल में बदलाव लाए, काफी दूसरी जगह पे भी मुस्लिम महिलाएं चाहती है, उसमें कोई सवाल नहीं है। ये पर्सनल लॉज जो बात है कि हमारा शरिया से हम फॉलो करते हैं, हम वो भी जानते हैं कि पूरी दुनिया में जहां मुसलमान लोग रहते हैं वहां उनके कोई एक्सक्लूसिव लॉज नहीं होते। बात हम मानते हैं, जानते हैं, पर वो यूनिफॉर्मली उसमें यूनिफॉर्मिटी आया, उसके लिए कंड्यूसिव एटमॉस्फेयर, जिसके लिए प्रोत्साहक, जिसके लिए अनुकूल माहौल बनाया गया। अगर आप ऐसा माहौल बनाएंगे, जैसे आप कोई पर्टिकुलर माइनॉरिटी कम्युनिटी को या उनको ही टारगेट करने के लिए माहौल खड़ा करेंगे, ये मॉब लिंचिंग होगा, ये गौरक्षक के नाम पे मर्डर होगा और आप खाने की डिफरेंट प्रैक्टिसेस को लेके करेंगे, तो लोगों में कैसे विश्वास होगा कि आप जेंडर जस्टिस के लिए ये यूनिफॉर्म सिविल कोड लाना चाहते हैं? तो ये जो मूल बात है कि हर पर्सनल लॉज में रिफॉर्म चाहिए। राजा राम मोहन राय ने जो शुरुआत किया था, हमें सबको याद है कि कैसे उन्होंने कितना अभ्यास किया था। कुरान पढ़े, वेद पढ़े, सब कोई रिलीजियस टेक्स्ट जो माना जाता था उस सब का उन्होंने अभ्यास किया, जानकारी लेने के लिए कि उसमें जेंडर जस्टिस का वायोलेशन है कि नहीं। पर वहां कहीं पे भी वायोलेशन उनको नहीं दिखा, इसलिए उन्होंने सती प्रथा के खिलाफ कानून के लिए ये किया। संख्या उनके साथ कम थी, पर जो बदलता समय था, जो नया समाज आ रहा था, उसमें उसकी जरूरत थी। विद्यासागर ने उसको कंटिन्यू किया। ये बात बड़े दुख की है कि आफ्टर इंडिपेंडेंस हम लोगों ने कभी ये बात को सीरियसली लिया नहीं। हमने सोचा हम देश भारत आजाद हो गए, अभी सब कुछ ठीक हो गया और सब ठीक चल रहा है, इसलिए करने की जरूरत नहीं। 1990 में जब तक ये शाहबानू केस का ये नहीं आया था जजमेंट सुप्रीम कोर्ट का, तब तक ये इसको लेके बहुत बातें भी नहीं थी। फिर 1990 का जो पॉलिटिकल एटमॉस्फेयर है हमारे देश का, हम जानते हैं कैसा कम्युनली डिविजिव, मतलब पूरा डिवाइड करने का है, एक माइनॉरिटी कम्युनिटी को टारगेट करने का है, और जो मेजोरिटी कम्युनिटी है उनके सब चीज ठीक है, ऐसी बात जो कर रहे हैं। कहाँ सब ठीक है? हमारे पास काफी महिलाओं के केस आते हैं, कंप्लेन आती है। काफी महिलाओं को वो नहीं पता कि उनके हस्बैंड की क्या इनकम है। कोर्ट में पूछा जाता है कि आपका मेंटेनेंस तय करने का तरीका वो होता है कि क्या उनकी इनकम है, पर कोई महिलाओं को ये बात बताते ही नहीं है। उसके लिए तो जद्दोजहद करनी पड़ती है कि उनकी क्या सैलरी है, वो डिटेल कोई महिला को घर में नहीं होती है। उनके घर में क्या प्रॉपर्टी है उनकी, वो भी महिलाओं को डिटेल पता नहीं होती। और इतना चीटिंग और फ्रॉड होता है, काफी लोग
अपना जो इनहेरिटेंस में जो प्रॉपर्टी मिला होता है उसके नाम बदल देते हैं, या बताते हैं कि नहीं ये जो भाई साहब है हस्बैंड वो उनका अपना सेल्फ अर्न जो प्रॉपर्टी है बस इतना ही है, और पुराना उनका नाम कहीं होता है तो उसको डिलीट कर देते हैं। ये तो बहुत सारी कहानियां बोलने से बहुत लंबा हो जाएगा, पर ये अनफॉर्चुनेट जो है हमारे यहाँ ये सारे इंसिडेंट कि काफी महिलाओं को ये मिनिमम डिटेल के लिए भी ये करना पड़ता है। तो ऐसा सब बोलते हैं कि हिंदूज में सब कुछ ठीक हो गया है, हमारा लॉज और को ये तो बदल गया, दूसरों का क्यों नहीं बदलना चाहिए। तो भी डंडा लेके आप लॉ बदलने की बात करेंगे तो कैसे होगा। एक एग्जांपल है चाइल्ड मैरिज एक्ट, हमने चाइल्ड मैरिज प्रोहिबिशन एक्ट कब का लाए हैं, क्या हम रोक पाए अभी तक। हिंदुओं की बात कर रहे हैं, चाइल्ड मैरिज मतलब बाल लग्न प्रतिबंधक कानून जो है बहुत सालों से है। कभी कभी सुनने को मिलता है सोशल वेलफेयर ऑफिसर ने जाके रेड किया और फिर वो बंद कर दिया, पर बंद किया उसको, क्या वो शादियों को हमने अनल किया, वो शादी रहती है। तो हमारे इलाबेन पाठक वो बात को बहुत इंसिस्ट करते थे कि चलो चाइल्ड मैरिजेस को हम रोक नहीं पा रहे पर उसको रजिस्टर्ड करो भाई, क्योंकि आज भी हमारे मैरिज कहाँ रजिस्टर्ड होते हैं। काफी हिंदू पुरुष चीटिंग करते हैं कि हमारी शादी हुई ही नहीं है। महिला जो बोल रही है मेंटेनेंस का, मैंने उनसे शादी ही नहीं किया, हमारे यहाँ प्रूफ ही नहीं है। मुसलमान जो है इस्लाम में तो वो उसका निकाहनामा होता है, कोई रिकॉर्ड है, क्रिश्चियनिटी में भी है, पर हमारे यहाँ कोई नहीं है। सिर्फ आप फोटोग्राफ और आपका जो इनविटेशन कार्ड वो कोई प्रिंट भी करवा सकता है और प्रिंट किया हुआ डिस्ट्रॉय भी कर सकता है। तो ये जो प्रूफ नहीं है, क्योंकि हमारे मैरिज में रजिस्ट्रेशन का वो भी कानून है कि होना ही चाहिए रजिस्टर्ड मैरिज, कहाँ हो रहा है, नहीं हो रहा है मैरिज रजिस्टर्ड। सब उसमें जेंडर इनजस्टिस क्या ये रूलिंग पार्टी और हमारे प्राइम मिनिस्टर को नहीं दिख रहे हैं। अगर वो सब उनका भी मैरिज रजिस्टर्ड हो गया होता तो वो अपने एफिडेविट में गलत बात नहीं लिखते, है कि नहीं। अगर ये भी रजिस्टर्ड हो जाता पहले से तो ये एफिडेविट में गलत बात नहीं लिखते। तो मैरिज रजिस्ट्रेशन में जो इनजस्टिस महिलाओं, जेंडर इनजस्टिस जो हो रहा है उसके बारे में हम जरा भी नहीं सोच रहे। बहुत सारे प्रॉब्लम है, हम समझते हैं हम हिंदू लोग बहुत हमारा रिफॉर्म हो गए, हम बहुत प्रोग्रेसिव हो गए और हम बहुत ब्रॉड माइंडेड हो गए, इसलिए हम बात को ऐसे पेश करते हैं कि वो अदर जो दूसरे हैं ना वो ऐसे है, हम लोग तो अच्छे हैं। देखिए हम कितना सबको स्वतंत्रता देते हैं, कितना हम ये करते हैं। और हर रोज जो अखबार में इंसिडेंट आते हैं, मेजोरिटी रिलीजन जो फॉलो करने वाले लोग, महिला का गला काट देना, महिला का मर्डर कर देना, ओनर किलिंग जो पहले अननोन था, अभी ओनर किलिंग को प्रोहिबिशन करता हुआ भी कानून है। कहाँ पे एक्शन हो रहा है? अभी मैरिज रजिस्ट्रेशन का जो कानून है उसमें गुजरात में जो स्थिति है उसमें हमारे इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव वो कम्युनिटी का पूरा सम्मेलन बुलाते हैं और वहां ऐलान करते हैं हमारे महिला इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव एमएलए जिनको डिस्क्वालीफाइड कर देना चाहिए, वो बोलती है कि ये रजिस्ट्रेशन ऑफ मैरिज है जो उसमें पेरेंट्स का सैंक्शन के बिना ये रजिस्टर नहीं होने चाहिए। अब क्या बात कर रहे हैं, कौन सी दुनिया की बात कर रहे हैं भाई। तो ये यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात तो बहुत दूर है। जो कानून में प्रोविजन है, जो एक मैच्योर स्त्री पुरुष का टू चूज हिज हर लाइफ पार्टनर, वो कोई भी कास्ट का हो, कोई भी क्रीड का हो, कोई भी रिलीजन का हो, कोई भी देश का हो, आप कैसे मुझे रोक सकते हैं? वो मेरा अधिकार है। उसके लिए तो ये फ्रीडम मूवमेंट में ये सब बातें आई थी, उसका डिस्कशन हुआ था, फिर वो तो तब भी रोका जा रहा है। हाई कोर्ट के आगे कितने सारे केस आते हैं हियरिंग में कि लड़की जाना चाहती है, उसने जो इंटरकास्ट मैरिज किया है वहां, और पेरेंट्स बोलते हैं कि वो लड़का ने उसको ए कर लिया है, ब्रेन वॉश किया है, उसको एब्डक्शन कर लिया है, हेबियस कॉर्पस कर रहे हैं, क्या क्या नहीं हो रहा है। ये सब तो अखबारों में आता है, मैं कहीं अपनी खुद की बात नहीं कह रही हूँ। तो ये सब बातें जो है उसमें जेंडर इनजस्टिस नहीं दिख रहा है हमें, और हम यूनिफॉर्म सिविल कोड की लाठी लेके हम जेंडर जस्टिस कर देंगे और बच्चों के अधिकार को हम मुहैया करा देंगे। ये बात सोचना ही
एक कैसी बात है, ये संभव नहीं है हमारे देश में। और मैं जो लॉ कमीशन का लास्टली था सजेशन, वो आप लोगों को पढ़ के सुनाना चाहती हूँ। और दूसरा जो एक है, अगर यूनिफॉर्म सिविल कोड आ जाए तो ये HUF का जो प्रोविजन है, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली, आप सब लोग जानते हैं क्योंकि यहाँ जो आए हैं बैठे हैं सब लोग हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली का मोस्टली सब फायदा लेने वाले लोग हम हैं। गुजरात का मिडिल क्लास बहुत टैक्स में बहुत लिटरेट है, टैक्सेशन में हमारी लिटरेसी को कोई चैलेंज नहीं कर सकता। तो HUF है, HUF को क्या एबोलिश किया जाएगा यूनिफॉर्म सिविल कोड में? ये टैक्स रिबेट, टैक्स रिलीफ, और उसमें जो HUF का जो करता है वो डिसाइड करता है, तो उसमें तो जेंडर इनजस्टिस होता ही है, वो तो मोस्टली मेल ही होते हैं मोस्टली। तो वो जो डिवीजन होता है उनके इनकम का, उनके प्रॉपर्टी का, और क्या वो फेयर होता है? तो HUF का प्रोविजन जो है उसको क्या एबोलिश करेंगे? रादर ये हिंदू जो लॉ को फॉलो हम कर रहे हैं वो लोगों को यूनिफॉर्म सिविल कोड आने से ज्यादा लॉस होगा। आप बताइए कि अभी जो है रिलीजन को कन्वर्ट करके दूसरी शादी का, वो क्या प्रोविजन रहेगा? नहीं रहेगा ना। तो उसका फायदा तो हिंदू लोग उठा रहे हैं, नाम दे रहे हैं मुसलमानों का, तो वो भी तो एबोलिश होगा। जो दूसरी बात है, अभी दिव्य भास्कर में जो अभी पता नहीं है वो ड्राफ्ट दिव्य भास्कर ने कहाँ से लिया है, पर कल और आज दोनों दिन उनका आ रहा है कि लॉ कमीशन ने इसको लेके मन बना के रखा है। उसमें एक बहुत मुझे आज जो भयंकर बात लगी कि लॉ कमीशन ऐसा सोचता है कि एडॉप्शन अभी जो है एक्ट, गार्जियन एक्ट जो है 1856 का, मोस्टली मैं गलत हूँ, ये साल में गलती मेरी हो सकती है, उसके लिए माफ कीजिएगा, पर उसमें कोई भी इसके लिए अप्रोच कर सकता है। अभी एडॉप्शन के लिए आपको क्रीड, कास्ट, रिलीजन, उसका कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं है। अभी जो प्रपोज कर रहा है शायद लॉ कमीशन, शायद ये अखबार का वर्जन है, मैं श्योर नहीं हूं कि ऐसा कुछ ड्राफ्ट तो है ही नहीं, इसलिए तय नहीं कर सकते, पर उसमें लिखा गया है कि हिंदू अगर कोई बच्चे को एडॉप्ट करना चाहता है तो हिंदू बच्चे को ही कर सकता है, और मुसलमान कोई एडॉप्ट करना चाहेगा तो मुसलमान को ही कर सकता है। और आप जानते हैं पारसीज में तो एडॉप्शन का कोई प्रोविजन ही नहीं है, पारसी पर्सनल लॉ में बहुत सारी डिटेल अगर आप सुनेंगे ना तो लगेगा हमारा देश तो एक दुनिया है। हमारा देश नहीं है, पूरी दुनिया के डिफरेंट प्रैक्टिसेस, डिफरेंट कस्टम, डिफरेंट रिवाज और डिफरेंट थॉट्स, किसने किसको कैसे इन्फ्लुएंस किया पता नहीं है, पर इतना सारा पूरा एक म्यूजियम जैसा हमें लगेगा कि इतने सारे कस्टम्स, लॉज और उसका एकदम डिफरेंट वैरायटी आपको मिलेगा। इसलिए हम जो बोलते हैं इतनी सारी डाइवर्सिटी, इतने सारे डिफरेंट आइडेंटिटीज, उसके साथ जो हम देश बने हुए हैं, उसका एक डेफिनेटली एक बहुत बड़ी क्वालिटी है हमारे देश की कि हमने सब प्रैक्टिसेस, सबको जगह दिया है, सबको लेके हमारा कोई एग्रेशन नहीं है, विरोध नहीं है कि नहीं ऐसा नहीं, ऐसा करोगे तभी रह पाओगे, ऐसा नहीं करोगे तो भाग जाओ, चले जाओ। ये जो बात है ऐसा कभी हुआ नहीं है। ये जो 90s के बाद जो नारे सुन रहे हैं वो बाद के नारे हैं। तो ये जो बात है यूनिफॉर्म सिविल कोड की, तो मूल बात है पर्सनल लॉज में रिफॉर्म की जरूरत है। हर कोई पर्सनल लॉज में रिफॉर्म की जरूरत है। उसमें हिंदू पर्सनल लॉ भी आ जाता है, मुस्लिम पर्सनल लॉ में भी रिफॉर्म की जरूरत है। जैसे ट्रिपल तलाक का आप सब जानते हैं कि किसने केस पिटीशन फाइल किया, हमारे डॉक्टर जकिया बेन ने, यहाँ अहमदाबाद से ही, वो हमारे लास्ट टाइम वो डिस्कशन में भी थे, उन्होंने पिटीशन फाइल किया। और सुप्रीम ने तो विदाउट यूनिफॉर्म सिविल कोड वो ही स्टैंड लिया था। शाहबानू का मेंटेनेंस की बात आई तो यूनिफॉर्म सिविल कोड था ही नहीं, फिर भी सुप्रीम ने क्या स्टैंड लिया था? इक्वालिटी बिफोर लॉ। तो ये जो बात है इक्वालिटी बिफोर लॉ सबके लिए होनी चाहिए। और जो ट्रीटमेंट दे रहे हैं अभी स्टेट या रूलिंग पार्टी, जो ट्रीटमेंट मिल रही है उसमें कहाँ यूनिफॉर्मिटी है? अगर आप ये है हायर कास्ट के है तो आपकी बात सुनी जाएगी, आप लोअर कास्ट के हैं तो आपकी बात नहीं सुनी जाएगी। आप पावर पोजीशन में है तो उसको प्रेफरेंस दिया जाएगा,
और आप एक आम इंसान है तो आपको प्रेफरेंस क्या, आप क्या बोले, क्या आप झूठ बोलते हो, ऐसा करके आपको एक किया जाएगा। अगर गुजरात में इतने सालों के बाद भी मूछ रखने के लिए, घोड़े पे सवार होने के लिए भी लोगों पे अटैक होते हैं, तो यूनिफॉर्म सिविल कोड आने से क्या इसको हम रोक पाएंगे? तो ये जो मूलभूत सवाल है हमारे देश के, खास करके सामाजिक जो हमारा माहौल है उसमें इतनी सारी विविधता है, उसका कदर करते हुए, उसको समझते हुए, ये हम सबको समझना होगा। वो समझेंगे और हम नहीं समझेंगे, बात तो नहीं चलेगा। सबको समझना होगा, सबको महिलाओं के साथ समान व्यवहार में हमारा ये वे ऑफ लाइफ अभी तक नहीं हुआ। पेट्रियार्कल सोसाइटी में नहीं अभी तक हुआ। जेंडर जस्टिस अभी भी यही बात है। सब लोग बोलते वो तो महिला ऐसा बोलती रहेगी, वो कौन सुनेगा, वो बोलने दो उनको। ये जो अप्रोच है, फिल्म बनानी पड़ती है, नो मीन्स नो। अभी वो स्टेज में है हम लोग, वो फिल्मों में भी रिफ्लेक्शन आ रहा है। ये अमर अकबर एंथनी फिल्म जो पॉपुलर हुई थी, हम सब जानते हैं, उसमें यही बात हुई थी। एक हिंदू परिवार के 3 बच्चे डिफरेंटली ये होते हैं। तो ये फिल्मों में भी रिफ्लेक्शन आया है हमारी सोशल रियलिटी का, कल्चरल रियलिटी का। उसको क्या हम ध्यान में नहीं लेंगे? तो पर्सनल लॉज में हमें रिफॉर्म चाहिए, यूनिफॉर्म नहीं। यूनिफॉर्म सिविल कोड ये कॉमन सिविल कोड नहीं है, ये बात को ध्यान में रखना चाहिए। और हमें बुलडोजर नहीं चाहिए यूनिफॉर्म सिविल कोड का। ये जो बुलडोजर चलाने की बात है, वी डोंट वांट बुलडोजर ऑफ यूसीसी। हमें चाहिए डायलॉग, हमें चाहिए डिस्कशन, हमें चाहिए परस्यूएशन, हमें चाहिए डेफिनेटली जेंडर जस्टिस। पर उसके लिए एक माहौल चाहिए ताकि हम ये बात को फ्रीली कह पाए। हम किसी एक कम्युनिटी, किसी एक समूह को टारगेट करते हुए यूनिफॉर्म सिविल कोड का बुलडोजर चलाएंगे तो बड़ी मुश्किल की बात होगी। और लास्टली मैं जो बोलना चाहती हूँ कि ये जो कमीशन ने बोला था कि कैसे वो देख रहे हैं चेंज को, उनका जो कोटेशन था, द 21st लॉ कमीशन गेव सेज एडवाइस। मतलब एक उन्होंने बहुत ही धैर्य से बात बताया थी कि दिस कमीशन हैज देयरफॉर डेल्ट विथ लॉज दैट एंड डिस्क्रिमिनेटरी रादर देन प्रोवाइडिंग अ यूसीसी which is neither necessary nor desirable at this stage. Cultural diversity cannot be compromised to the extent that outrage for uniformity itself becomes a threat to the territorial integrity of the country. तो ये जो बात है लॉ कमीशन ने खुद बोला था, उसकी बात को मैं सबको याद दिलाना चाहती हूँ। और सजेशंस आए थे, पर प्रकाश भाई बात, मुझे लगता है कि प्रकाश भाई बात रखे। बहुत दिनों के बाद हम प्रकाश भाई को मिले हैं, और प्रकाश भाई ने तो दिव्य भास्कर में बहुत यही हमारा सिटीजन का जो टोन है कि कैसे आना चाहिए यूनिफॉर्म सिविल कोड, उसके बारे में लिख चुके हैं। आज पर्सनली हमें बताएंगे। फिर सजेशंस जो आए हैं वो हम मिला के आज या कल तक भेज देंगे, क्योंकि कल लास्ट डेट है सजेशंस देने की। ड्राफ्ट नहीं है फिर भी सजेशंस हम देंगे, क्योंकि ऐसा ना हो जाए कि हमारी कोई आवाज़ वहाँ नहीं पहुँची, इसलिए हम सजेशंस भेजेंगे। मैं बाद में पढ़ूंगी, पहले प्रकाश भाई को रिक्वेस्ट करती हूँ बात रखने के लिए। खबर एक
साथियों, रथभाई ने अपनी प्रास्ताविक टिप्पणी में और मीनाक्षी बहन ने अपनी एक विगतपूर्ण तकरीर में सारी बात को रख दी है। तो उनका जो बेसिक टोन है, आई थिंक मुझे उसके समर्थन के अलावा शायद कुछ कहना नहीं होगा। एक मैं उल्लेख लेकिन जरूर करना चाहूंगा कि आपने जो कोट अनकोट किया मीनाक्षी बहन ने 21st लॉ कमीशन का, which I think which is I think published in 2018 I think। फिर अपने सब ये लोग सो गए। फिर एकाएक ख्याल आया कि जब 2024 सामने है तो कोई पोलराइजिंग पॉइंट चाहिए, तो नया लॉ कमीशन किया, गुजराती में जिसको कहते हैं घड़िया लगन, और वैसे ही कह दिया कि आपको इस पर काम करना है। एक्चुअली 21st लॉ कमीशन जो भी ये नरेंद्र मोदी डिस्पेंशन की ही नियुक्ति थी, उसने कहा कि भाई इसमें यू हैव टू हैसन स्लोली। तो उसने अपनी जो रपट दी उसमें उसको कहा कि हम एक कंसल्टेशन पेपर की तरह इसे दे रहे हैं, दिस इज अ कंसल्टेशन पेपर। तो 18 से आज तक 22 तक और अब 23, ये इन्होंने देश में कोई कंसल्टेशन किया नहीं, और अब एकाएक नया लॉ कमीशन आ गया और इसने 1 महीने की अवधि में सब मांग लिया। और उसने मांगा, ऑलमोस्ट उसके पहले 46 लाख आ भी गया। तो ये भी एक सोचने लायक बात है कि जैसे चुनाव के वक्त हर पार्टी के दावा होता है कि हमारे इतने सपोर्टर है। अगर आप सब पार्टियों के सपोर्टर्स की संख्या मिलाओ तो भारत की मतदारों से ज्यादा हो जाएगी। तो ये एकाएक 46 लाख कहां से आ गए? और इतने सारे लोग इस डिस्पेंसर में अगर जागृत सचेत थे तो 21वीं लॉ कमीशन के बाद आना चाहिए था, कुछ आया नहीं। तो इसका मतलब यह है कि दिस सिम्स टू बी अ स्पॉन्सर्ड शो। लेकिन क्योंकि हम रिफॉर्म में मानते हैं, क्योंकि हम डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी उसके स्पिरिट के समर्थन में है, और क्योंकि हम नए जमाने में है, वी विल लाइक टू वेलकम इट। बट आई थिंक while welcoming it, whatever submission we make, generally on the lines of what you have said, तो उसके आगे हमें एक प्रियम्बल ये करना चाहिए कि आपने फॉलोइंग 21st लॉ कमीशन कंसल्टेशन किया नहीं, और इस बार इधर फॉर और अगेंस्ट करके आपने सब अभिप्राय मांगे। भाई इट हैज टू बी नुआंस्ड। ये आई रिपीट दिस, इट हैज टू बी नुआंस्ड, क्योंकि हिंदुस्तान में कितने लोग हैं, कितने पद्धतियां हैं। हाँ, एक बात है, वी ऑल स्टैंड फॉर जेंडर जस्टिस। अब मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम के एक पत्नी व्रत की बात करते हैं, तो अब कोलकाता है, हाँ हम कितने बड़े हो गए, बट डैम मर्यादा पुरुषोत्तम, आपने तो बैक इन 1955 में भी एक पत्नी व्रत किया, बाकी तो दशरथ का मॉडल हर जगह चलता था। तो ये हमें समझना चाहिए कि भाई विकास के क्रम में एक कितना ये होता है, यू टू सेंस ऑफ एप्रिसिएशन। आप लग्न के कायदे की बात करते तो जैसे बहन ने कहा, कॉन्ट्रेक्चुअल अप्रोच तो इस्लाम की एक भेंट है, जो आज आपके
1955 वाले हिंदू लॉ में जो एक कॉन्ट्रैक्ट का कॉन्सेप्ट आता है वो इट इज बेसिकली इस्लाम्स गिफ्ट, और एक पत्नी व्रत इट इज बेसिकली अ क्रिश्चियन गिफ्ट टू मैनकाइंड. तो not that I stand for deformed society, not that I stand for whatever goes in the name of Islam or Christianity, but my point is simple. Yes, we want reform, but this is not a case for uniform civil code, it is a case of reform civil code. और आप सिविल कोड किसे कहते हैं? एक्चुअली दैट इज ऑल्सो मिसनॉमर. ये एक आप इसको सिविल कोड का फिर आप तर्जुमा करते गुजराती हिंदी एक समान नागरिक कानून या एक समान नागरिक, इसमें ये कोई नागरिकता का वाली बात है? ये भाई नागरिकता नहीं है, ये आपके फैमिली लॉज है. આ કુટુંબ કાયદાની વાત છે, ફેમિલી લોઝ. એમાં ભારતની નાગરિકતા વન નેશન વન લો વન નથિંગ ઇન્વોલ્વ. તમે યુ સિમ્પલી આઈ મીન મિસલીડ અસ. પ્લીઝ ટ્રાય ટુ અન્ડરસ્ટેન્ડ કે ભારતના બંધારણ में આપણે अपने संविधान में जो डाला गया, whether बाबा साहेब took lead or Nehru and Patel contributed, many others contributed, मुंशी was there, यूनिफॉर्म सिविल कोड की उसमें मुंशी भी थे, ही वॉज फॉर दिस, मीनू वसाणी थे, ही वॉज फॉर यूनिफॉर्म सिविल कोड, हंसाबेन मेहता, रेयर गुजराती फिनोमिना. तो ये थी, तो सब थे. तो बट पॉइंट इज कि उसकी जो चालना है वो किसी एक मजहब से जुड़ी हुई और किसी एक तहजीब की परंपरा से जुड़ी हुई नहीं है. ये चालना नए युग के मूल्यों की है, विच इज, अगर एक एग्जाम्पल के सिरे से कहे तो मान लीजिए जेंडर जस्टिस, लैंगिक न्याय, लिंग न्याय, तो ये नए युग का मूल्य है, विच वॉज नॉट हर्ड ऑफ अर्लियर. ये हमें समझना चाहिए. और ये आप अपना धर्म कितना ही महान हिंदू धर्म, महान इस्लाम, महान क्रिश्चियनिटी, ऑल महान, लेट देम गो टू फाइनेस्ट पैराडाइज. Gender justice is a new thing and we have to reach that goal. Your Mahanban will not do. It is great Hindu Dharma will not do, great Christianity, great Islam and any damn great religion will not do. There are certain new values and we have to strive for it, to strive, to seek, to find and not to yield. ये जो एक प्रोग्रेस की बात है, तो in all humility but with a firm voice, I think जो आपने कहा उसको एक फॉर्मेट में रखते हुए उसकी एक प्रिफेस करना चाहिए कि भाई आपने कोई एक ड्राफ्ट तो रखा नहीं, लेकिन अब आप कहते हैं कि आपके पास 46 लाख और कल सुबह तक तो 1 करोड़ भी हो जाएगा. इसमें तो कहते वो कोई, हाँ वो कोई, यानी ये अपने जो प्रायोजित प्रोग्राम होते हैं वो तो कोई फैमिली प्लानिंग होता है, ये सब जिमरी तेलैया होता है. तो ये हमें इसके प्रीफेस में कहना चाहिए कि हाँ आपको एक वर्किंग ड्राफ्ट देना चाहिए था यूनिफॉर्म सिविल कोड का. पहला तो ये कहना चाहिए कि आपने फॉलोइंग 21st लॉ कमीशन रिपोर्ट आपने कोई कंसल्टेशन नहीं किया. ऑल राइट, अब आप यकायक ये मांगते हैं, यस वी स्टैंड फॉर रिफॉर्म, वी अप्रूव जनरल आइडिया, फाइन, डायरेक्ट प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, वी I mean admire and respect, but अब following this 50 lakhs or whatever the number is, आप ये सुझाव के जरिए कम से कम एक तो हमें वर्किंग पेपर दीजिए कि आपको कैसा कानून यूनिफॉर्म सिविल लॉ चाहिए. तो वी आर फॉर रिफॉर्म बट we support it generally with a special emphasis on new values like gender justice, but we still want, I think in the preface you should a draft is warranted on which we can work. Otherwise the entire debate is lost and entire debate simply becomes a handle for communal polarization.
तो ये हमें इन द प्रीफेस कहना चाहिए, वी स्टैंड फॉर रिफॉर्म, वी आर इन द ग्रैंड ट्रेडिशन ऑफ राजा राम मोहन राय, वी आर इन द ग्रैंड ट्रेडिशन ऑफ our great freedom fighters, many of them with all their limitations were for social reform. हालांकि लोकमान्य तिलक वगैरह को ये प्रायोरिटी नहीं लगती थी, तिलक महाराज को लगता था कि स्वातंत्र के लड़ा है उसमें अभी ये रिफॉर्म की बात लाके हमें क्यों डिवाइड होना चाहिए. एनीवे, बट नॉट दैट ही डिडंट अप्रूव ऑफ रिफॉर्म, बट स्ट्रेटेजिकली वो शायद उनको ठीक नहीं लगता था. जो भी हो, बट वो तो पुरानी बात हो गई. आज हम 2000 और ये इसमें 23 में खड़े हैं, 2023 में. मैं जरा 24 बोलने जा रहा था. तो ये हमें आपको प्रियम्बल में ये बात क्लियर कर देना चाहिए. बाकी फॉलोइंग इट अपनी सारा आपका आपने जो कहा वो उसको कंसाइज फॉर्म में अगर रखे. मैंने वो आवाज में उसमें जो झरणाबेन का था वो भी आपने भेजा, मैंने पढ़ा था. ठीक है, तो आप जो कहते हैं वो तो उस रखते, बट मेरे ख्याल से ऐसे एक प्रीफेस करने चाहिए, एंड दिस प्रीफेस शुड बी वाइडली पब्लिसाइज. मतलब ये अपने जहाँ भी भेज सकते हैं ये फॉलोइंग द डिस्कशन करके, तो इट विल बी, वी ऑल स्टैंड फॉर रिफॉर्म. बट ये सिविल कोड है तो सिविल कोड ये फैमिली लॉस की बात है, ये कोई भारत की नागरिकता का कानून नहीं है. समान नागरिक का समान नागरिक. और ये इनको क्या है कि પેલા બાવો આખો પેલું ધૂણ્યા કરે કે વન મેન વન નેશન. હવે કાલે જે કહેવાનું બાકી રાખ્યું છે અમિત શાહ કહેશે વન નેશન વન લીડર, વન નેશન વન લીડર. પણ એ કહેતી વખતે આમ મોદી સામું જોશે ને સામે હરીસામ પોતાની સામું જોશે. આમાં કઈ દમ નથી, પણ આપણે આ પ્રિફરેન્સ સાથે अगर हम ये करते हैं तो अब क्योंकि आपने कहा अपने देश में वैविध्य है तो मैंने हिंदी के अलावा गुजराती और इंग्लिश दोनों का इस्तेमाल कर दिया. Oh, sorry. ये जो 5 जुलाई को आवाज में मीटिंग हुआ तो उसमें से जो सजेशंस आए थे उस इंग्लिश में ही मैं पढ़ती हूँ. इफ द गवर्नमेंट जेन्युइनली प्रायोरिटाइज जेंडर इक्वालिटी, इट शुड फोकस ऑन एड्रेसिंग important issue in these fields instead of delving into emotionally charged topic of the UCC. Furthermore, the implementation of the UCC depends on the government's determination to pursue it. There is a contrast between Muslim personal law and Hindu personal law, specifically in relation to marriage and inheritance. In Muslim law, marriage is seen as a contract that provides greater protections for women during divorce, while Hindu law considers marriage as a sacrament that may not provide the same safeguards. Moreover, the Muslim law of inheritance provides greater protection for women's rights and ensures a fair distribution of inheritance, including the concept of meher, which remains exclusive to Muslim marriages. Hence, the assertion made by certain leaders regarding the UCC encompassing the positive aspects of all personal laws weakens when considering that certain features like meher cannot be practically incorporated
into Hindu marriages or transform the sacred essence of Hindu marriages into contractual arrangements. These aspects are beneficial in their respective personal laws but may not be directly transferable between the two. Also, the existing personal civil codes contain discriminatory provisions that adversely affected women and children. These laws must be reformed not solely in pursuit of uniformity but in the pursuit of equality and justice for those who have been marginalized. Therefore, what is truly required at the moment is not a UCC but a civil code that upholds principles of fairness and justice within the ambit of personal laws. If personal laws of all communities are reformed by addressing injustices, the outcome will naturally lead to greater uniformity. This would help establish a comprehensive framework of gender just rights that encompass not only areas covered by personal laws but also extend to the public domain of work, including provisions such as childcare facilities, safe workplace, free of sexual harassment, equal wages and maternity benefits, which should be accessible to all citizens. Significant strides have been made within personal laws. For instance, the Indian Divorce Amendment Act 2001 played a crucial role in fostering a more equitable approach to divorce law for Indian Christians. Furthermore, numerous Muslim reform organizations have worked to develop diverse interactions of model nikah namas, specially developed to safeguard women's rights. Though awaiting the endorsement of community leaders, there has been promising development resulting from the Muslim Women Protection of Rights on Divorce Act of 1986, especially regarding the utilization of Section 125 of the Criminal Procedure Code for the benefit of Muslim women. Though this provision, Muslim women are entitled to maintenance benefits within a secular legal framework. Research examining the implementation of the Muslim Women Act of 1986 reveals that Muslim women have witnessed favorable results stemming from the court's innovating interpretations of the legislation. By strategically directing attention towards areas beyond the scope of personal laws, significant advancements have been made. An important accomplishment in this context is the passing of Domestic Violence Act in 2005, which provides women with safeguards against domestic violence and ensures their entitlement to the matrimonial home. Additionally, revisions to the Juvenile Justice Act in 2006 have simplified the process of legal adoption for individuals across all communities. These progressions serve as compelling illustrations of the positive results that emerge when focusing on aspects that extend beyond the limitations of personal laws. ये सिवा भी ये थोड़ा एडिशनल है, मैं बता देती हूँ. The introduction of UCC that does not discriminate between individual citizens on the basis of caste, community, religion or gender over personal customs and practices relating to marriage, divorce, adoption and succession, but does guarantee equal right to all in socio-political cultural affairs, is to be considered appropriate after fulfilling all the necessary conditions for its smooth and acceptable implementation. People's unity, communal ethnic casteist harmony and of religious intolerance and abolition of regional linguistic sectarianism are the essential preconditions to be fulfilled. Uniformity does not entail forcible integration of people, but evolving that desired amalgamation through avowed pursuit of the historically laid down course. Our final submission is that UCC ought not to be enforced to legitimize a key agenda of arch-Hindu communal forces who wants its implementation not from the genuine desire of bringing equality, uniformity and amity among the various sections of the people,
but in the context of intensifying their anti-Muslim hate campaign by riding on the catchy slogan of one nation, one language and one law, a formula to implement their vile objective of creating a Hindu Rashtra and Hinduizing Muslim or Christian people. It is earnestly solicited that honorable members of the 22nd Law Commission take a realistic view of the situation in the country, take into account all relevant factors and inhabitations, dispassionately examine the arguments placed above on the anvil of time-tested logic and truth, and then come to rational conclusion free from the influence of any external power. Thank you.